मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज पार्ट 8 यूजीसी एनटीए नेट एंड जेआरएफ डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जूनियर अकाउंटेंट राजस्व लेखापाल यूपी से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हम लोगों सब में एक आदत होती है कि तैयारी करते जाते हैं और फिर हम थक कर एक बार छोड़ देते हैं। मेरी आप सबसे उम्मीद है कि आप लगातार निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ हम शुरू करते हैं न्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। लेखांकन की किस अवधारणा के कारण समायोजन की आवश्यकता होती है? परंपरागत अवधारणा, लेखांकन वर्ष अवधारणा, मिलान अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा। करेक्ट आंसर है मिलान की अवधारणा। लेकिन ऐसे कैसे हमें पता चला कि मिलान अवधारणा इसका आंसर होगा? परंपरागत अवधारणा वह अवधारणा जो पूर्व से ही व्यवसाय में लेखांकन के लिए उपयोग की जा रही है, उसे कहते हैं परंपरागत अवधारणा। पॉइंट नंबर 2, लेखांकन वर्ष अवधारणा का संबंध एक लेखा वर्ष की अवधि से होता है जो व्यवसाय प्रारंभ से व्यवसाय के लेखांकन वर्ष की समाप्ति तक के अपन क्या बनाते हैं, लेखा तैयार करते हैं, उसे लेखांकन वर्ष कहते हैं। चालू व्यवसाय से तात्पर्य व्यवसाय की निरंतरता, अर्थात आगामी कई वर्षों तक व्यवसाय चलता रहेगा। और हमसे क्या पूछा इन्होंने? कारण पूछा था, कारण समायोजन की। तो लेखांकन की किस अवधारणा के कारण समायोजन की आवश्यकता पड़ती है? इट मीन्स एडजस्टमेंट होता है, उसे कहते हैं मिलान की अवधारणा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समायोजन अंतिम खाते बनाते समय चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं होगा? अंतिम खाते बनाते समय समायोजन की बात आ रही है। अद्वितीय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट है। लेकिन माल को मुफ्त नमूने के रूप में बांटना, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये जो लेखा है वो जर्नल का है। तो ऐसी दशा में इसका करेक्ट आंसर होगा माल को नमूने के रूप में बांटना। जब पूर्वदत्त व्ययों को प्रारंभिक स्तर पर संपत्ति के रूप में लेखा किया जाए तो वर्ष के अंत में समायोजन प्रविष्टि होगी। पहली बात आपको मैं बता दूं कि वर्ष के अंत में जब संपत्ति होती है या इसकी एंट्री होगी तो हमने हमेशा प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स माना है, और करंट असेट्स हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट आएगा। इट मीन सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है? एक्सपेंसेस अकाउंट। वर्ष के अंत में जिन मदों का लेखा नहीं किया गया उससे संबंधित मदों की एंट्री होती है। लेकिन वर्ष के प्रारंभ में जब पूर्वदत्त व्ययों का प्रारंभिक स्तर पर संपत्ति के रूप में लेखा किया जाए तो वर्ष के अंत में समायोजन प्रविष्टि होगी। तो ऐसी दशा में इस एंट्री को अपोजिट कर दें आप। तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आंसर होगा इसका करेक्ट नेक्स्ट, एक व्यापारी का मैनेजर का कमीशन घटाने से पूर्व का लाभ 63,000 है। मैनेजर को उसका कमीशन घटाने के बाद के लाभ का 5% कमीशन देना है। तो कमीशन की राशि होगी, आपके पास जो लाभ है
वो कमीशन से पहले का लाभ है। इसका मतलब कमी माना कि लाभ की राशि 100%, कमीशन 5% इज इक्वल टू 105%। और इस 105% में मेरा 5% कमीशन इंक्लूड है, तो कमीशन निकालने के तरीका 63,000 मल्टीपल 5/105। 21 को यहाँ करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, 3000 आंसर होगा इसका। मोस्ट एमसीक्यूज में एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना इस पे आप। पसंदगी पर बेचे गए माल का विक्रय मूल्य, इट मीन्स पसंद था किसी कस्टमर को तो मैंने पसंद भेजे 5,000। विक्रय मूल्य का निर्धारण लागत पर 25% लाभ जोड़कर किया गया है। फंडामेंटल समझे आप। कॉस्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट पर तो माना कि कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 25%, इसका मतलब सेल्स की प्राइस हो गई 125%। तो 5,000 का प्रॉफिट 25% निकालने का तरीका 125, 5/क्रॉस टाइम होगा 5 टाइम्स में, और देन इससे होगी 1,000। तो 1,000 मेरा प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी हुई 4,000 रुपये। तो अब ध्यान से, देनदार और विक्रय में 5,000 रुपये घटाए जाएंगे। मैंने क्या बोला, पसंद पर माल बेचा, तो ऐसी दशा में देनदारों में से भी और विक्रय में से दोनों में से 5,000 रुपये घट जाएंगे। ठीक है, देनदारों से 5,000 रुपये घटाएंगे और अंतिम स्टॉक 4,000 का घटाएंगे, क्योंकि 4,000 का माल ही मैंने उसे बेचा था। विक्रय से भी 5,000 रुपये घटाएंगे, अंतिम स्टॉक से भी 4,000 रुपये वापस जोड़े जाएंगे। उपयुक्त सभी इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यदि डूबत ऋण तलपट के अंदर दे रखा हो तो इसका क्या आशय है। देनदारों में से डूबत की राशि घटा दी गई है, सही है। डूबत ऋण को अंतिम खाते बनाते समय केवल लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, ये भी सही है। डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन की राशि की गणना करते समय डूबत ऋण को देनदारों में से नहीं घटाएंगे। यदि नया डूबत ऋण आयोजन होता तो देनदारों में से घटा देता। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, पूर्व अवधि मदों के लिए कौन सा भारतीय लेखा मानक है। लेखा मानक 5 पूर्व अवधि की मदों के लिए, लेखा मानक 3 कैश फ्लो, लेखा मानक 6 डेप्रिसिएशन, लेखा मानक 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं इसे, फिक्स्ड असेट्स स्थायी संपत्ति। चारों आपको मैंने क्लियर कर दिए। नेक्स्ट, लेखांकन की पहली सीढ़ी है लेखांकन, पुस्तपालन, वाणिज्य, इनमें से कोई नहीं। लेखांकन की पहली सीढ़ी पुस्तपालन, दूसरी लेखांकन, और लेखांकन के बाद है अंकेक्षण। लेखांकन है कला विज्ञान, कला विज्ञान कोई नहीं, कला और विज्ञान दोनों ही। लेखांकन की प्रणाली को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है। तो लेखांकन की 4 प्रणाली है। पहली इकहरा, दोहरा, भारतीय महाजनी और रोकड़। अपूर्ण अविश्वसनीय लेखा प्रणाली कौन सी है। इकहरा लेखा प्रणाली। इसे अवैज्ञानिक लेखांकन पद्धति भी कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव कब हुआ था। इटली के वेनिस नगर में 1494 लुकास पेसियोली, क्या बोला मैंने, लुकास पेसियोली ने डी कंपासेप्ट स्क्रिप्चर्स, कौन सी पुस्तक, डी
कंपा सेट स्कल्पचर्स नामक पुस्तक लिखी थी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है 1494। इसी तरह की मोस्ट एमसीक्यूज वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।